बोर्ड एग्जाम तो मैं कहूंगा कि लाइफ का सबसे तो इजी मतलब आपको ये ओके लगता है कि 2 बार साल में एग्जाम हो तो तरीके से बच्चे जो पढ़ते आ रहे हैं उसमें एक बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट आएगा। लॉजिकल उनके ऊपर इफेक्ट पड़ता है कि उनके जो व्यवहार उनके पेरेंट्स का मेन जो रोल है वो ये होना चाहिए कि वो बच्चा घर पे जो एजुकेशन सिस्टम है जो कि बुक्स की बजाय टैब्स पे ज्यादा फोकस कर रहा है, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स पे, तो क्या वो फॉरेन का कल्चर हमारे यहाँ पे स्टूडेंट के लिए आइडियलिज्म की जो बात है वहां पर आपको इस चीज की कमी जरूर महसूस होगी कि काश वो चीज मैं स्कूल टाइम में सीखा। मैथ्स प्रैक्टिस बहुत सारे स्टूडेंट्स का कहना है कि मैथ वो काम का आती है, जैसे कि एक्स को ढूंढना, इक्वेशंस है और ट्रिग्नोमेट्री, वो मेन चीज ये इंडियन एजुकेशन सिस्टम में कि जो छोटी क्लासों से ही है कि प्रैक्टिकल लर्निंग पे ज्यादा जोर दिया जाए। एग्जाम के जो मार्क्स है वो किसी की काबिलियत को डिफाइन नहीं कर सकते। जिस बच्चे के पास मार्क्स के साथ स्किल है वही मेरे नजरिए में लाइफ में सबसे ज्यादा सक्सेसफुल। अच्छा टीचर मेरे नजरिए में एक आइडियल टीचर वही होता है जो क्लासरूम के अंदर बच्चों को ये फील ना होने दे कि बच्चे कल से बाकी के स्टूडेंट सेल्फ मोटिवेट हो जाते हैं। तो प्रेज या फिर पनिशमेंट, ये दो कई बच्चे अपने ऊपर सेल्फ कंट्रोल, टीचर्स को हर वक्त पेशेंस रखनी पड़ती है। पेरेंट्स हमेशा सही होते हैं नहीं। अगर आप जो काम कर रहे हो उस समय पर सिर्फ आपको वही काम करना चाहिए। अगर आप पढ़ रहे हो तो सिर्फ पढ़ाई करो, खेल रहे हो तो सिर्फ। नमस्कार दोस्तों, वेलकम यू ऑल टू प्रणवियम टॉक्स एपिसोड नंबर 3. So I am Tapuria with our special guest Sir Mukesh Tapuria. So he is well known teacher for teaching maths. Let's take introduction. तो आप अपना परिचय दीजिए अपने दोस्तों को। मेरा नाम मुकेश तापड़िया है एंड अभी मैं अभिलाषा इंटरनेशनल स्कूल में एज ए मैथ्स फैकल्टी वहाँ पे अपनी सर्विस कर रहा हूँ। तो आपका क्या बचपन से ड्रीम था कि आप टीचर बने बड़े होके? नहीं, बचपन में मेरा ड्रीम नहीं था टीचर बनने का। हालांकि टीचर बनने का जो डिसीजन है मैंने आफ्टर ग्रेजुएशन लिया था मेरे। उससे पहले जब 12th क्लास मैंने पास की थी 2015 में, तो मेरा ड्रीम था इंजीनियर बनने का। सो उसके लिए मैंने जेई फाइट किया था IIT का, लेकिन टफ टाइम उस टाइम मेरा नहीं हो पाया। उसके बाद मैंने जब सोचा कि इंजीनियर नहीं तो अब मैं अगला फील्ड है जो एज टीचर अपना करियर आगे परस्यू करना चाहूँगा। उसके बाद मैंने टीचर बनना डिसाइड किया। तो मतलब आपका टीचर का डिसीजन लेने के बाद और टीचर बनने के बाद आपके फैमिली और फ्रेंड्स का क्या रिएक्शन होगा? स्पेशली अगर मैं अपनी फैमिली की बात करूँ तो फैमिली की तरफ से मुझे फुल सपोर्ट था। फैमिली की तरफ से ये छूट थी कि वॉट एवर करियर आई चूज दे विल सपोर्ट मी। जो भी वो करियर मैं बनाना चाहूँगा तो उसमें उनका सहयोग रहेगा, ऐसा मेरा फैमिली वालों का विचार था। तो फैमिली वालों ने मेरे को काफ़ी सपोर्ट किया और उन्होंने मुझे इस फील्ड में आगे बढ़ने के लिए समय समय पर प्रोत्साहित भी किया है। तो आप अभी करंटली कौन से बोर्ड को पढ़ा रहे हैं? करंटली मैं CBSE बोर्ड के स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा हूँ अभिलाषा इंटरनेशनल स्कूल। तो आपकी स्टार्टिंग फ्रॉम टीचिंग ये अभिलाषा स्कूल से ही हुई है? हाँ, मैं मेरे टीचिंग करियर के 5 साल कंप्लीट हो गए हैं और 5 साल मैंने अपनी सर्विस है वो इसी स्कूल में कंप्लीट की है। हाँ, तो मतलब आपको कौन सा ज्यादा बोर्ड टफ लगता है? RBSE, सॉरी स्टेट बोर्ड, ICSE या CBSE? बोर्ड्स देखो, बोर्ड के एग्जाम टफ होते नहीं है वैसे, बस डिफरेंस ये है कि अलग अलग बोर्ड्स का पैटर्न अलग अलग होता है। तो जिस स्टूडेंट को जिस हिसाब से जिस पैटर्न को वो सूट करता है उसको वही एग्जाम इजी लगने लग जाता है। लेकिन कंपैरेटिवली अगर हम बात करें फिलहाल तो स्टेट बोर्ड से थोड़ा सा टफ रहता है CBSE बोर्ड। तो मतलब कौन सा ज्यादा प्रेफरेबल है? प्रेफरेबल ये है कि अगर आगे की अपन बात करें आफ्टर 12th स्कूलिंग के बाद जब अपन कंपटीशन एग्जाम फाइट करते हैं तो उस समय जो लेवल होता है क्वेश्चंस का वो स्टेट बोर्ड का जो लेवल है उससे काफ़ी हाई रहता है। तो अगर बच्चा शुरुआत से ही सेंट्रल बोर्ड की किसी जैसे सपोज CBSE या फिर ICSE बोर्ड में पढ़ा हुआ है तो उसके लिए वो बेनिफिशियल रहता है। तो पेरेंट्स फ्रेंड्स ऐसे हाइप बना देते हैं बोर्ड एग्जाम का? नहीं, बोर्ड एग्जाम तो मैं कहूँगा कि लाइफ का सबसे इजी एग्जाम है, बिकॉज बोर्ड एग्जाम के बाद ही असली एग्जाम लाइफ में स्टार्ट होते हैं। जब आप किसी नौकरी के लिए एग्जाम देते हैं या फिर किसी प्रमोशन के लिए एग्जाम देते हैं तो वो एग्जाम की तुलना में अगर हम बात करें बोर्ड एग्जाम की तो बोर्ड एग्जाम काफ़ी इजी है बस। लेकिन उस समय के लिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम देने वाले बच्चे की एज जब 10th में तो ऑलमोस्ट 14-15 ईयर्स होती है और 12th का बच्चा है तो 16 या 17 ईयर्स का होता है। तो उस एज के बच्चों के लिए वो थोड़ा डिफिकल्ट लगता है उन्हें। लेकिन बाकी अगर हम बात करें तो बोर्ड एग्जाम में कुछ भी डिफिकल्ट होने वाली कोई बात नहीं है। तो मतलब आपको ये ओके लगता है कि 2 बार साल में एग्जाम हो तो सही है? हाँ, इस साल जैसे CBSE विचार कर रही है कि 10th क्लास में साल में 2 बार एग्जाम बच्चों के लिए बेनिफिशियल है, क्योंकि इसमें बच्चों को 2 चांस मिलेंगे साल में। वरना होता ऐसा है कि जैसे मान लो किसी बच्चे ने साल भर मेहनत की हो, साल भर उसने प्री बोर्ड्स दिए, मॉक टेस्ट दिए, उसमें वो काफ़ी अच्छा स्कोर कर रहा है, लेकिन खुदा ना खास्ता एक दिन जिस दिन वो मेन बोर्ड एग्जाम में बैठ रहा है वो दिन अगर बाय चांस खराब निकल जाए तो उसके पूरे साल की मेहनत खराब हो जाती है। लेकिन जब
साल में 2 बार बोर्ड एग्जाम होंगे। उससे ये है कि अगर बच्चे ने फर्स्ट अटेम्प्ट में अच्छा कर लिया तो सेकंड अटेम्प्ट अगर वो देना चाहे तो दे सकता है, और सेकंड अटेम्प्ट फर्स्ट अटेम्प्ट में अगर अच्छा नहीं हुआ तो सेकंड अटेम्प्ट उसके पास होगा, जिससे वो अपने मार्क्स को इम्प्रूव कर सकता है। तो ये डेफिनेटली एक स्टूडेंट के लिए बेनिफिशियल स्टेप साबित होगा। हाँ, तो जैसे कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी है NEP 2020, तो आपके उसके ऊपर क्या विचार है और है? NEP 2020 जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, जैसा कि हम जानते हैं कि गवर्नमेंट कोई भी पॉलिसी लेके आएगी तो डेफिनेटली वो फायदे के लिए लेके आती है कि इससे पब्लिक का या स्टूडेंट्स का जिसके लिए भी पॉलिसी लाई गई है उनका कोई ना कोई फायदा। 2020 के बहुत सारे फायदे हैं। इसमें सबसे पहला फायदा अगर हम बात करें तो जो ऑर्थोडॉक्स मेथड या ऑर्थोडॉक्स तरीके से बच्चे जो पढ़ते आ रहे हैं उसमें एक बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आएगा, क्योंकि अभी अपन देखते हैं कि रोट लर्निंग है वो स्कूल लेवल पे काफ़ी ज़्यादा होती है। बच्चे सिर्फ किताबी जो फिक्स किताब के अंदर चैप्टर रहने हैं, फिक्स पेजेस हैं, उनको कैसे भी करके रट लेते हैं और बोर्ड एग्जाम में हालांकि उनके मार्क्स पे जाते हैं, लेकिन जब वो असली कंपटीशन में आफ्टर स्कूल जब वो उतरते हैं तब उनको ये फील होता है कि नहीं, किसी भी टॉपिक को या किसी भी सब्जेक्ट को हमें पूरा डीपली पढ़ना पड़ेगा। तो NEP 2020 एक ऐसा स्टेप है, इसमें ये होगा कि बच्चे जो है वो रोट लर्निंग के बजाय प्रैक्टिकल लर्निंग पे ज़्यादा फोकस कर पाएंगे। इसमें कोई भी बच्चा क्लास 6 से जो होगा वो स्किल लर्निंग सीखेगा। स्किल लर्निंग होने से उसको लाइफ में आगे चलकर बहुत सारे फायदे उसको मिलेंगे उसका जरूर। तो ऐसा स्टूडेंट्स में है कि सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन फोन, टीवी, टैब्स है, तो स्टूडेंट्स का ये मानना है कि मतलब आपको कैसे उससे छुटकारा मिले उन डिस्ट्रैक्शन से, कोई सॉल्यूशन? कोई भी इलेक्ट्रिक गैजेट्स या कोई भी अगर हम इक्विपमेंट की बात करें तो उसके दो साइड्स होते हैं, उसके फायदे भी होते हैं और उसके नुकसान भी होते हैं। सेम मोबाइल फोन, टैबलेट, ये जो भी हैं इन सब के फायदे भी हैं और नुकसान भी है। फायदे इसके तब तक है जब तक हम इसका लिमिटेड यूज करें। अगर हम एक लिमिट से ज्यादा कोई बच्चा इसका यूज करेगा तो वो ऑब्वियसली डिस्ट्रैक्टिव होगा। और फायदा इसमें ये है कि अगर कोई चीज, आजकल एडटेक का जमाना है तो यूट्यूब के थ्रू या कोई भी अलग एप्लीकेशन के थ्रू बच्चा है वो अपने टॉपिक को, अपने कंसेप्ट को ज्यादा क्लियर कर सकता है। हाँ। लेकिन बच्चा अगर यहाँ तक सीमित है तब तो काफी अच्छी बात है, लेकिन जैसे ही उसका ध्यान सोशल मीडिया की तरफ जाएगा, इंस्टाग्राम, फेसबुक, स्नैपचैट्स, तो उसमें जब टाइम पास होने लग जाता है तो खुद बच्चे को भी आइडिया नहीं लगता है कि कितना टाइम उसने स्पेंड कर दिया। स्क्रीनिंग टाइम काफी ज्यादा आज हम देख रहे हैं कि बच्चों का बढ़ चुका है। तो इससे ये नुकसान है कि एक तो उसको माइंड डिस्ट्रैक्ट होगा, दूसरा जो है उसके आंखों पे बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। स्क्रीनिंग अगर हम कंटिन्यूअस करते हैं तो आजकल हम देखते हैं छोटे बच्चों के चश्मे लग चुके हैं। हाँ, जो और उसके बाद अगली चीज है कि काफी अगर छोटे बच्चे हैं, लाइक 8-10 साल से नीचे के जो एज के बच्चे हैं, वो अगर ज्यादा मोबाइल फोन यूज करते हैं तो देखा गया है कि साइकोलॉजिकल उनके ऊपर इफेक्ट पड़ता है कि उनके जो व्यवहार है उनमें चिड़चिड़ापन आ जाता है। तो इन सब से दूर रहने के लिए पेरेंट्स को स्पेशली ध्यान देना होगा कि बच्चे हैं अगर वो मोबाइल यूज भी कर रहे हैं तो अंडर पेरेंट्स सुपरविजन, पेरेंट्स की देख रेख में, पेरेंट्स की निगरानी में वो यूज करें और लिमिटेड यूज करें। और एक ऐसी हैबिट बताइए जो कि हैबिट या स्किल जो कि एक स्टूडेंट को अपनी लाइफ शेड्यूल में बनानी चाहिए एक गोल अचीव करने के लिए, सक्सेस पाने के लिए। ऐसी स्किल तो एक ही है स्कूल लाइफ में या पूरी लाइफ की अगर हम बात करें किसी भी इंसान के लिए, वो है हार्ड वर्क। हार्ड वर्क हमेशा आपको जरूर इसके आउटकम्स है वो आपके हित में आते हैं। इंसान जब तक हार्ड वर्क करेगा तो उसका बेनिफिट उसको अगर तुरंत नहीं मिल रहा है, इमीडिएट नहीं मिलेगा, लेकिन आगे जाके किसी भी रूप में उसको कहीं ना कहीं उसका जो हार्ड वर्क उसने किया है उसका जरूर उसको परिणाम मिलता है। हाँ, और जो पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट है वो कैसे रहना चाहिए, मतलब एक आइडियल पेरेंट का कैसे स्कूल लाइफ में आपकी नजर में? एक स्कूल लाइफ में अगर हम बात करें तो किसी स्टूडेंट के पेरेंट्स का मेन रोल ये होना चाहिए कि आजकल क्या होता है, पेरेंट्स ये सोचते हैं कि स्कूल बच्चा जा रहा है तो सारी टोटल रिस्पॉन्सिबिलिटी स्कूल की है। ऐसा नहीं है। बच्चा स्कूल में अगर 6 घंटे स्पेंड कर रहा है तो बाकी के 18 घंटे वो घर में या फिर अपने सोसाइटी में बिता रहा है। तो पेरेंट्स का मेन जो रोल है वो ये होना चाहिए कि वो बच्चा घर पे क्या कर रहा है, घर पे होमवर्क कर रहा है या नहीं कर रहा। एटलीस्ट अगर पेरेंट्स मान लो पढ़े लिखे भी नहीं है, लेकिन वो इतना तो देख सकते हैं कि बच्चा है वो बुक्स लेके बैठा है तो खाली लेके बैठा है या पढ़ भी रहा है।
और इससे भी ज्यादा अगर मान लो पेरेंट्स को कुछ भी नहीं समझ में आए तो पेरेंट्स कम से कम एक मंथ में एक बार या 2 बार अपने स्कूल से बच्चे के क्लास टीचर से, बच्चे के टीचर्स से जरूर इंटरेक्ट करना चाहिए उनको, कि उसकी जो बच्चे की प्रोग्रेस रिपोर्ट है उसके बारे में जरूर उनको पता होना चाहिए कि बच्चा जो अपन पेरेंट्स का मेन कंसर्न ये होता है कि अपन फीस पे हाई फीस है वो पे कर रहे हैं, उसका कोई आउटकम नहीं मिल रहा है। तो मैं पेरेंट्स से यही कहना चाहूंगा कि आप महीने में 1 या 2 बार कम से कम, अगर पर्सनली स्कूल विजिट नहीं कर सकते हैं तो एटलीस्ट फोन पे ही जरूर आप अपने बच्चे की रिपोर्ट है वो टीचर से जरूर मांगनी चाहिए आपको। तो आगे है कि जो हमारा अब तो ई बुक का मतलब जैसे कि जो फॉरेन में जो एजुकेशन सिस्टम है जो कि बुक्स की बजाय टैब्स पे ज्यादा फोकस कर रहा है, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स पे, तो क्या वो फॉरेन का कल्चर हमारे यहाँ पे भी आना चाहिए? देखिए, आना चाहिए या वो अलग बात है, लेकिन जो चीज आज कहीं दूसरे कंट्रीज में हो रही है वो आने वाले कुछ समय बाद डेफिनेटली यहाँ भी होने वाली है, क्योंकि जो भी डेवलपमेंट होता है वो एक जगह पे सीमित नहीं रहता है। आज किसी दूसरे देश में अगर ये चीजें हो रही है तो कल या परसों यहाँ पर भी होगा। अब रही बात ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, तो जैसे कि ई बुक्स का जो जमाना आया है उसका फायदा ये है कि बच्चे को अपना भारी भरकम सपोज स्कूल बैग है वो नहीं लेके जाना पड़ता होगा, उसमें सारी बुक एक छोटे से टेबलेट के अंदर जो भी है उसका सारा कुछ एक जगह कलेक्शन रहता है। तो ये एक डेफिनेटली अच्छी पहल है और इसका फायदा भी होगा, लेकिन वही बात है, टेबलेट्स में अगर खाली बच्चा वही एजुकेशनल पर्पज से अगर उसको यूज कर रहा है तब तक ठीक है, लेकिन वही टेबलेट्स के भी कई मिस यूज हो सकते हैं, उसमें भी गेम्स वगैरह या फिर अगर कोई और चीजें वो यूज कर रहा है तो इसके जितने फायदे हैं उससे ज्यादा कई नुकसान भी। आपकी नजर में एक आइडियल स्टूडेंट मतलब एक अच्छा स्टूडेंट आपकी नजर में कैसा होना चाहिए? जहाँ तक स्टूडेंट के लिए आइडियलिज्म की जो बात है, तो उसके लिए आइडियलिज्म का जो पैरामीटर है फॉर स्टूडेंट वो यही होता है कि बच्चा है वो डिसिप्लिन्ड हो। बच्चे में अगर अनुशासन है, उसके अंदर अगर बच्चा डिसिप्लिन्ड है, बड़ों की रेस्पेक्ट करता है, अपने पेरेंट्स की, टीचर्स की, या फिर सोसाइटी के अंदर या समाज के अंदर जो बाकी के बड़े लोग हैं उनको अगर वो रेस्पेक्ट करता है, तो वो एक आइडियल स्टूडेंट है मेरे लिए। बिकॉज स्टूडेंट का मतलब वो होता है जो अपने से बड़ों लोगों का सुन के उनसे सीखें, क्योंकि जो टीचर और स्टूडेंट का जो रिलेशन है वो रिलेशन किस चीज का है, टीचर सिखाता है और बच्चा सीखता है। तो अगर बच्चा अच्छी चीजें सीख पा रहा है, मतलब सीख के उनको अपनी लाइफ में अगर उसको फॉलो कर रहा है, तो वो एक अच्छा स्टूडेंट होगा। भले ही वो पढ़ाई में कैसा हो, कमजोर हो, ज्यादा होशियार हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। स्टूडेंट के लिए मेन चीज ये होती है कि वो अपने एक लिमिटेड एज दायरे के अंदर रह करके, यानी जितना उसकी जितना सामने वाले को कितनी रेस्पेक्ट से बात करनी चाहिए उसको, अगर ये सब उसको पता है तो वो एक आइडियल स्टूडेंट है। और दूसरा आइडियलिज्म की डेफिनेशन क्लासरूम में अगर बात करें तो क्लासरूम में अच्छा बच्चा वो माना जाएगा मेरी नजरों में जो 1-to-1 इंटरेक्शन करता हो टीचर से। मतलब अगर उसको कोई चीज अगर क्लियर नहीं हो पा रही है तो वो अगर टीचर से एट द सेम टाइम पूछ पा रहा है तो निश्चित तौर पे उसके डाउट्स क्लियर होते हैं और वो बच्चा जरूर सीखता है। वरना काफी सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो क्लास में सिर्फ लास्ट बेंच पे बैठ जाते हैं, उनको क्या पढ़ाया जा रहा है उनसे कोई मतलब नहीं रहता उनको। तो एक अच्छा स्टूडेंट वो है जो चीज वो सीख रहा है उसको वापस रिवाइज करके एक बार फिर से अपने आप को टेस्ट करें कि मैंने ये चीज जो सीखी है ये वाकई में अच्छे से मेरे को आ रही है या नहीं आ रही है। और दूसरी चीज डिसिप्लिन के अंदर रहे, वो एक आइडियल स्टूडेंट होता है। आपको क्लासरूम एक कैसी होनी चाहिए आपके हिसाब से? क्लासरूम देखो, क्लासरूम जो होता है वो 30-40 स्टूडेंट्स का एक ग्रुप होता है जिसके अंदर एक टीचर होता है। तो क्लासरूम के अंदर जो 40 बच्चे बैठे हैं तो उनमें बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी होती है। कोई अलग अलग कल्चर से आते हैं, किसी का बैकग्राउंड कुछ होता है, किसी का बैकग्राउंड कुछ और होता है। तो और किसी का अगर हम उनके मानसिक स्थिति की भी बात करें तो किसी का दिमाग थोड़ा शार्प होता है, कोई थोड़ा मीडियम लेवल का होता है, कुछ थोड़े लो लेवल के होते हैं। तो सारे प्रकार का एक मिक्सचर होता है क्लासरूम। तो एक अच्छा क्लासरूम वो है जिस क्लासरूम में टीचर अगर पढ़ा रहा है और सारे बच्चे अगर उस पर फोकस कर पा रहे हैं, मतलब क्लास में फालतू का डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए। जैसे कि 4 बच्चे अगर बात कर रहे हैं और बाकी के बच्चे उससे डिस्टर्ब होंगे डेफिनेटली। तो अगेन ये क्लासरूम में जो डिसिप्लिन है उसको मेंटेन करने की जिम्मेवारी जरूर टीचर की होती है, लेकिन स्टूडेंट्स को भी कम से कम जो एक एज के, जैसे सपोज 9, 10, 11, 12 क्लास के स्टूडेंट है वो अब बच्चे उनको हम बच्चों में नहीं गिनते हैं, वो टीनेजर्स होते हैं।
तो टीनेजर्स को कम से कम इतनी समझ हो जानी चाहिए कि वो जो क्लासरूम जो 40 मिनट्स या 45 मिनट्स का जो इंटरवल है, पीरियड है, उसके दौरान वो अपनी टीचर्स जो भी बता रहे हैं उनको ध्यान से सुने और जहाँ तक हो सके क्लासरूम के अंदर किसी दूसरे को डिस्टर्ब ना करें, क्योंकि अगर आप बोलोगे तो उससे बाकी के 40 बच्चे भी डिस्टर्ब होते हैं। तो अगर आपका कोई जेन्युइन क्वेश्चन है तो आप अपने हैंड वो रेज करके या अपनी सीट पे खड़े होके टीचर से पूछ सकते हैं और क्लास का जो डेकोरम है वो मेंटेन रहे, तो वो एक अच्छा क्लासरूम माना जाए। हाँ, और जो मैथ्स है जो कई बच्चों के समझ में नहीं आती और मैथ्स बहुत टफ सब्जेक्ट है पढ़ाना, तो आप उसे ऐसे आसानी से कैसे पढ़ाते हो और इंटरेस्टिंग कैसे बनाते हो? मेरे से अगर कोई पूछे तो सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है वो मैथ ही है, बिकॉज मैथ को ऐसा माना जाता है कि मैथ इज द लैंग्वेज ऑफ गॉड, मैथ इज द लैंग्वेज ऑफ नेचर। कि आप देखो कि भगवान ने जो दुनिया बनाई है वो कितने सिस्टमेटिक तरीके से चलती है, हर चीज का अपना एक फिक्स टाइम होता है, एक फिक्स सिस्टम होता है, उसी को फॉलो करती है वो, और ये सब चीजें हम मैथ और साइंस में सीखते हैं। तो मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको आई थिंक आपकी लाइफ में सबसे ज्यादा काम आने वाला सब्जेक्ट होता है। प्रैक्टिकली अगर हम देखें तो बहुत ज्यादा इसके प्रैक्टिकल यूजेस जो है वो मैथ्स के होते हैं। अब स्टूडेंट्स के अंदर मैथ का जो खौफ होता है कि मैथ फोबिया होता है कि मैथ से डर लगता है, मैथ से अगर आपको डर भगाना है तो मैथ को जो आपको सीखने का जो तरीका है वो मेन तरीका ये होता है कि आप जैसे फ्रॉम नर्सरी क्लास जब आप पहला डिजिट सीखते हो, 0 लिखना, 1 लिखना, वहां से लेकर के जब तक आप अपनी लाइफ में मैथ पढ़ रहे हो, तो मैथ का जो सीखने का जो तरीका है वो एक कंटिन्यूस तरीका होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो आपने 6 क्लास में कोई मैथ का चैप्टर स्किप कर दिया, कि ये आपको चैप्टर टफ लगा, आपने स्किप कर दिया, सोचा 4 नंबर 5 नंबर का है, छोड़ दो इसको, नेक्स्ट ईयर तो देखेंगे। लेकिन जो आपने चैप्टर स्किप कर दिया है, आगे जाके 7th क्लास में या 8th क्लास में आपको वो चैप्टर की कमी जरूर महसूस होती है, क्योंकि मैथ में जब तक आप पीछे की साइड की चीजें अगर आपने नहीं सीखी है तो आप आगे की चीजों को सीख नहीं पाओगे। तो कोई भी चैप्टर या कोई भी टॉपिक जब आप पढ़ रहे हो मैथ से रिलेटेड या मैथ का टॉपिक, तो आपको ध्यान ये रखना है कि आप कुछ भी स्किप नहीं करना होता है। और मैथ्स में रोट लर्निंग तो बिल्कुल नहीं चलती है, आप रट के मैथ को कभी भी नहीं सीख पाओगे। बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जो मैथ को भी रट लेते हैं कि ये पर्टिकुलर क्वेश्चन है, इसका आंसर ये आएगा, तो जैसे तैसे करके वो आंसर लेके आ जाते हैं। लेकिन वो आपका स्कूल लाइफ में हो सकता है काम चल जाएगा उससे, लेकिन आगे की लाइफ में जब भी आप मैथ का एक मैथ जिस भी आप पेपर में मैथ आएगी आपके, वहां पर आपको इस चीज की कमी जरूर महसूस होगी कि काश वो चीज मैं स्कूल टाइम में सीख लेता। तो मैथ्स को सीखने का यही तरीका है। और सेकंड है, मैथ्स प्रैक्टिस मांगती है, जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतनी ज्यादा आपकी मैथ्स स्ट्रॉन्ग होगी। अगर आपने स्कूल में कोई पर्टिकुलर टाइप का क्वेश्चन सीखा है, 1 या 2 क्वेश्चन आपने किए हैं, तो घर पे आके कम से कम आप उसी टाइप के कम से कम 10 क्वेश्चन और सोल्व करो उनके, जब जाके आपको वो कंसेप्ट पूरी तरीके से क्लियर होगा। बिकॉज मैथ्स में अगर आपने ब्लैक बोर्ड पे क्या लिखा है वो देख लिया और नोटबुक में अगर कॉपी कर लिया, उससे आप मैथ्स नहीं सीख पाओगे। जब तक आप खुद से उन क्वेश्चंस को दोबारा बिना देखे 2 बार 4 बार 10 बार सोल्व नहीं करोगे, तब तक आप मैथ्स नहीं सीख पाओगे। तो मैथ्स सीखने का यही तरीका है कि हार्ड वर्क करो, रिपीटेशन करो, बार बार एक एक क्वेश्चन को रिपीट करके सोल्व करो। उनको रिपीट करने का मतलब सेम क्वेश्चन, डेटा चेंज करो, कुछ थोड़ा बहुत उसमें अगर अलग पैटर्न है, अलग टाइप का क्वेश्चन है, तो उसको आप उससे रिलेट करके पहले वाले क्वेश्चन से रिलेट करके। और ये एक बहुत सारे स्टूडेंट्स का कहना है कि ये मैथ्स जो है वो काम का आती है, जैसे कि एक्स को ढूंढना इक्वेशंस है और ट्रिग्नोमेट्री वो ऐसे ऐसे कई है। बिल्कुल, ये आपने जो क्वेश्चन पूछा है ये बहुत से लोगों का ये क्वेश्चन होता है कि मैथ्स में जो अपन अलजेब्रा सीख रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्री सीख रहे हैं, ये अपने काम कहाँ आती है। तो जिसको ये नहीं पता कि काम कहाँ आती है, आई थिंक वो बहुत ज्यादा उसको सोचने की जरूरत है। बिकॉज लाइफ के हर एस्पेक्ट में जहां भी हम देख रहे हैं कहीं ना कहीं मैथ अप्लाई होती है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने पूछा ट्रिग्नोमेट्री कहाँ यूज होती है, तो ट्रिग्नोमेट्री अगर आपने 10th क्लास तक मैथ पढ़ी है और अगर आपने 11th क्लास में आगे मैथ्स स्ट्रीम नहीं सिलेक्ट की है तो कोई बात नहीं, लेकिन जो आगे बच्चा मैथ्स लेता है तो ट्रिग्नोमेट्री कहाँ यूज होती है। जैसे आप इसका जो मेन यूजेस है वो ज्यादा है इंजीनियरिंग फील्ड में और आर्किटेक्चर की जो फील्ड होती है, वहाँ पे हमें पता चलता है कि ट्रिग्नोमेट्री का क्या यूज होता है बेसिकली। जैसे 10th क्लास में जो ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हैं उसमें एक एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री नाम से चैप्टर चलता है, वहाँ पे इसका अपन थोड़ा बहुत उस चैप्टर से सीखते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री के यूज क्या होते हैं। जैसे बहुत ज्यादा हाइट की कोई चीज है, जैसे कोई माउंटेन्स है, कोई बिल्डिंग है, तो ज्यादा हाइट की चीजों को मापने के लिए,
ज्यादा लेंथ की जो ज्यादा डिस्टेंस पे कोई चीजें हैं उनकी डिस्टेंस मेजर करने के लिए दो चीजों के बीच का गैप है, उनके बीच में किस एंगल पे वो एक दूसरे से इंक्लाइंड है, ये सब चीजें हम ट्रिग्नोमेट्री के थ्रू ही फाइंड कर सकते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री के बहुत सारे यूजेस होते हैं। रही बात अलजेब्रा की, अलजेब्रा काइंड्स होता है, तो आपने ये बहुत सारी रिडल सोल्व की होगी, किसी ने आपसे पूछी होगी कि आप मन में एक नंबर सोचो, उसको इससे मल्टीप्लाई करो, इससे डिवाइड करो, फिर लास्ट में वो आपका आंसर बता देता है कि आपने ये नंबर सोचा होगा। ये सारी की सारी चीजें अलजेब्रा पे बेस्ट होती है। तो अलजेब्रा का ये यूज होता है कि अननोन क्वांटिटीज को फाइंड कैसे किया जाता है, ये सब चीजें अपन अलजेब्रा की हेल्प से सीखते हैं। हाँ, और जो इंडियन एजुकेशन है उसमें आपको कोई चेंज करना हो तो आप क्या करना चाहोगे? इंडियन एजुकेशन सिस्टम में काफी चेंजेस की जरूरत है। जैसे कि मेन तो जैसे एनईपी के अंदर डिस्कस किया गया है कि एक तो प्रैक्टिकल लर्निंग पे ज्यादा जोर देना है कि जैसे जैसे बच्चा कोई चीज सीख रहा है उसको हैंड टू हैंड वो कहाँ यूज कर पा रहा है, अगर वो सीख जाए तो बच्चा एक तो भूलेगा नहीं कोई भी चीजों को, क्योंकि अपन कोई चीज अगर प्रैक्टिकली एक बार खुद से करते हैं तो वो चीज अपन को ज्यादा लंबे समय तक याद रहती है, बजाय उसके कि उसको हमने लिखा है या पढ़ा है। क्योंकि याद करने की 2-3 स्टेप होते हैं। अगर आप किसी चीज को खाली एक बार पढ़ के छोड़ दोगे तो वो आपकी मेमोरी में ज्यादा टाइम तक नहीं रहेगी। दूसरा, अगर आपने पढ़ने के साथ साथ उसको एक बार लिख के छोड़ दिया तो हो सकता है आपका जो टाइम पीरियड है याद रखने का वो थोड़ा बढ़ जाएगा। लेकिन तीसरा स्टेप है, अगर आपने पढ़ के लिख के एक बार उस चीज को अगर प्रैक्टिकली भी कर पाना अगर पॉसिबल है कोई चीज, वो अगर आपने प्रैक्टिकली उसको करके देख लिया तो वो चीज आप लाइफ टाइम नहीं भूलोगे। तो मेन चीज ये इंडियन एजुकेशन सिस्टम में कि जो छोटी क्लासों से ही है कि प्रैक्टिकल लर्निंग पे ज्यादा जोर दिया जाना चाहिए। इसके अलावा सब्जेक्ट का जो बैरियर है वो नहीं रहना चाहिए बच्चों के ऊपर। जैसे अभी अपन देखते हैं कि बच्चे को अगर एक सब्जेक्ट पसंद है तो उसके साथ उसको कॉम्बिनेशन के तौर पे दूसरे सब्जेक्ट साथ में पढ़ने पड़ते हैं। लेकिन जो नई एजुकेशन पॉलिसी आएगी उसमें ये सब्जेक्ट बैरियर को हटाया गया है कि अगर किसी बच्चे को मैथ्स के साथ साथ हिस्ट्री पसंद है, मैथ्स के साथ ज्योग्राफी पसंद है, या उसको कंप्यूटर के साथ म्यूजिक पसंद है, तो कोई भी वो अपने पसंद के सब्जेक्ट्स का कॉम्बिनेशन बना करके अपना करियर आगे उसमें बढ़ा सकता है। तो जो भी जिस भी सब्जेक्ट में उसको इंटरेस्ट होगा उस सब्जेक्ट में वो आगे बढ़ सकता है। ये एक अच्छा चेंज है और ये चेंज जरूर डेफिनेटली होना चाहिए था। हाँ, और जो एग्जाम्स होते हैं उनका अगर रिजल्ट अच्छा नहीं आता तो पेरेंट्स बच्चों को अब्यूज करते हैं, हर्ट करते हैं, पीटते हैं, मारते हैं। तो आपको उसमें क्या चेंज करना है के लिए आप कहते हो, करते हो? देखिए, एग्जाम के जो मार्क्स है वो किसी की काबिलियत को डिफाइन नहीं कर सकते हैं। जैसा कि हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था कि अगर कोई साल भर भी मेहनत कर रहा है और बाई चांस एक दिन उसका खराब निकल जाए तो उसके साल भर की मेहनत को उसी तौर पे आंका जाता है कि इसने साल भर कुछ पढ़ा लिखा नहीं होगा, कुछ सीखा नहीं होगा। तो एग्जाम जो है वो आपके जो आपने एग्जाम हॉल में 2 घंटे 3 घंटे जो स्पेंड किए उसमें आपने जो लिखा है उसको बता रहे हैं। एग्जाम में जो मार्क्स है उस चीज को बता रहे हैं कि आपने क्या सीखा है। लेकिन एग्जाम जो है होने भी चाहिए लाइफ में, बिकॉज एग्जाम के थ्रू हम टाइम पे ही चेक कर पाते हैं कि हमने जो सीखा है वो कितना सीखा है, क्या कमी अभी तक रह गई है, इसमें क्या सुधार की जरूरत है। लेकिन सिर्फ एग्जाम के जो मार्क्स है उसी को बेस मान करके अगर हम किसी बच्चे को परेशान करें या हर्ट करें कि तुमने साल भर में कुछ नहीं सीखा या फिर तुम्हारी गलती है, तो वो गलत है। बिकॉज मार्क्स लास्ट में मैटर नहीं करते हैं। बच्चे के अंदर एक अगर स्किल सेट है तो वो उसके लाइफ में ज्यादा इम्पोर्टेंस रखता है। मार्क्स तो बस कुछ एक डिग्री है, लेकिन वो कहीं ना कहीं आपको हेल्प जरूर कर देती है। लेकिन जिस बच्चे के पास मार्क्स के साथ स्किल है वही मेरे नजरिए में लाइफ में सक्सेसफुल इंसान हो सकता है। तो पेरेंट्स को मैं यही कहना चाहूंगा कि जो मार्क्स हैं वो जो भी आए उनको एक्सेप्ट करो और बच्चे को आप आगे इनकरेज करो कि नेक्स्ट टाइम थोड़ा और आगे बढ़े, उसको बजाय उसके कि इसको डीमोरलाइज किया जाए। तो ये सब चीजें हैं वो पेरेंट्स को भी समझनी चाहिए कि बच्चों के साथ थोड़ा सा उनको अच्छे से पेश आना चाहिए कि मार्क्स है वो सब कुछ नहीं होता है। हाँ, तो आपके लिए कोई आइडियल रहा होगा? जैसे आप एक स्टूडेंट रहे होगे तो आपके लिए कोई आइडियल किस फील्ड में पूछ रहे हो? जैसे आप मतलब जैसे कि आपको जिस फील्ड में जाना था उसके लिए कोई आइडियल? नहीं, आइडियल देखो, जैसे कि मैं एक टीचर हूँ तो मेरे लिए जो अभी फिलहाल के जो टीचर्स है उसमें मेरे को
एक यूट्यूब पे टीचर्स आते हैं जो दृष्टि कोचिंग क्लासेस चलाते हैं, विकास दिव्य कीर्ति नाम, वो टीचर मेरे को काफ़ी पसंद है। उनकी जो लेक्चर देने की जो एक कला है, उनके 4 घंटे 5 घंटे का भी अगर लेक्चर सुन लोगे तो भी आपको कहीं भी बोरियत फील नहीं होती है। तो एक अच्छा टीचर मेरे नज़रिए में, एक आइडियल टीचर वही होता है जो क्लासरूम के अंदर बच्चों को ये फील ना होने दे कि बच्चे कब से पढ़ रहे हैं। बिकॉज बच्चों को जब ये लग जाता है ना कि हम 1 घंटे से पढ़ रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली उनके मन में आता है कि अब क्लास बोर हो रही है। तो एक अच्छा टीचर वो है जो क्लासरूम के अंदर बच्चों को पढ़ाने के साथ साथ उनके साथ 1-to-1 इंटरेक्शन करता रहे और बच्चे को ये फील ना हो कि हम सिर्फ पढ़ ही रहे हैं। पढ़ाई के साथ साथ अगर बीच में हंसी मजाक चल रहा है, कुछ कहानी वगैरह चल रही है, तो इससे बच्चों का जो मन है वो लगा रहता है क्लास के अंदर और बच्चे बोर नहीं। तो मतलब जब आप ग्रेजुएशन बताए थे कि आपको टीचिंग करना है ग्रेजुएशन के बाद, तो उस टाइम आपका आइडल वही थे? नहीं, उस टाइम तक तो नहीं थे। उस टाइम तक तो मैंने जैसे कि 12th के बाद मैंने पहले इंजीनियरिंग करने का सोचा था, और उसके बाद जब मैंने इंजीनियरिंग कॉलेज, मेरे को अच्छा कॉलेज अलॉटमेंट नहीं हुआ, तो मैंने जयपुर महाराजा कॉलेज से साइंस में ग्रेजुएशन किया था, बीएससी। और उसके बाद बीएससी के बाद ये कोरोना का जो टाइम पीरियड आया था, और आप जानते होंगे कोरोना के टाइम पीरियड के समय ही इंडिया के अंदर यूट्यूब में बूम आया था। यूट्यूब के व्यूअर्स काफी ज्यादा बढ़ चुके थे उस समय। तो उस टाइम मैंने उनको यूट्यूब पे सुना था, और उसके बाद मैंने उनको अपना आइडियल माना। ओ, तो ऐसे कोई स्टूडेंट की जर्नी जिसने आपको सरप्राइज कर दिया हो? देखिए, मेरी लाइफ में तो ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं। आई मीन कोई भी एक की जर्नी? नहीं, ऐसा तो कोई नहीं है, लेकिन देखो, सरप्राइज का मतलब मैं हर एक बच्चे से सरप्राइज कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में सरप्राइज होता हूँ। कैसे कि मान लो किसी बच्चे कोई बच्चा है, वो क्लासरूम के अंदर उसके बिहेवियर को देख के या उसकी परफॉर्मेंस को देख के हमें लग जाता है कि ये बच्चा इतना स्कोर करने वाला है फाइनल एग्जाम में। लेकिन कई बार स्टूडेंट ऐसा होते हैं जो साल भर कुछ और होते हैं, लेकिन फाइनल एग्जाम में उनके स्कोर कुछ अलग बताते हैं हमें। तो ये सरप्राइजिंग एलिमेंट लाइफ में रहता है मेरे लिए कि कोई बच्चा साल भर उसकी जो परफॉर्मेंस होती है और फाइनल जो उसकी परफॉर्मेंस होती है उससे मैच नहीं होती है, तो ये एक सरप्राइजिंग विषय रहता है मेरे लिए। और कोई फनी और मजेदार मोमेंट्स इन क्लास जो कि आपके साथ बच्चों ने किए हैं या आपने बच्चों के साथ किए हैं? फनी और मजेदार मोमेंट्स की बात करें तो ये तो मेरी क्लास में चलते रहते हैं। जैसा कि मैंने कहा था कि क्लास के अंदर सिर्फ अगर टीचर पढ़ाएगा और बच्चे अगर पढ़ेंगे तो क्लास में बोरियत आएगी और बच्चे ज्यादा देर तक अपना माइंड कंसंट्रेट तो नहीं कर मतलब पाएंगे। जो भी आपके साथ एक फनी मोमेंट ऐसा तो मुझे कोई याद नहीं आ रहा, लेकिन ऑलमोस्ट एवरीडे ऐसा कुछ ना कुछ होता रहता है। बच्चे मतलब अपनी पर्सनल बातें हैं, जैसे वो किसी अगर टीचर के साथ शेयर कर रहे हैं, इसका मतलब वो बच्चे टीचर पे भरोसा कर रहे हैं। वो टीचर अपने मजाक की अपनी पर्सनल लाइफ की कुछ बातें हैं, अगर कभी टाइम मिलता है तो क्लास में अगर शेयर करता है, तो बच्चे अगर उनको दोनों के बीच में एक अच्छा बॉन्ड बनता है। तो अब अगर आपको एक दिन के लिए वो स्कूल का प्रिंसिपल बना दिया जाए तो आप वो स्कूल में क्या चेंज करना चाहोगे? देखिए, स्कूल में अगर कोई चेंजेस करना भी है तो उसके लिए मैं अगर प्रिंसिपल नहीं भी हूँ तो मैं हायर अथॉरिटी जो है, प्रिंसिपल है, चेयरमैन है, उनसे मैं बात करके वो चेंजेस करना चाहूँगा। फिलहाल मैं जिस स्कूल में मैं पढ़ा रहा हूँ वहाँ पे मुझे ऐसे कोई नेसेसरी चेंजेस नहीं दिखते कि अगर मैं प्रिंसिपल होता तो ये चेंज करता। अभी जहाँ मैं पढ़ा रहा हूँ वहाँ सब कुछ मेरे हिसाब से तो बिल्कुल सही चल रहा है। मतलब एवरेज स्कूल्स जो कि मतलब ना मोस्ट ऑफ द स्कूल्स के लिए, मोस्ट ऑफ द स्कूल्स में आपका मतलब आपके हिसाब से क्या सिचुएशन रहती होगी मोस्ट ऑफ द स्कूल में? आप पहले इसको थोड़ा इलेबोरेट कीजिए, उसके हिसाब से मैं चेंजेस बताऊं। अच्छा, मतलब जैसे कि बदतमीजी से बात करना या कोई और मारपीट, डांटना या जज करना या और ऐसे ही। ये जैसे एक दूसरे से तू मैं करना, छोटी मोटी मारपीट करना, ये तो स्कूल जहाँ होती है, बच्चे जहाँ रहते हैं वहाँ डेफिनेटली होती रहती है। जब क्लास में टीचर नहीं होगा, बच्चे टीचर से दूर होते हैं, तो छोटी मोटी ये वाद विवाद तो चलते रहते हैं। इसमें अगर आप सुधार करना चाहोगे भी तो क्या कर सकते हैं अपन? एज ए टीचर या एज ए प्रिंसिपल आप बात कर रहे हो तो स्टूडेंट्स के साथ हम उनके साथ दो ही काम कर सकते हैं, या तो उनको समझा सकते हैं या फिर छोटी मोटी पनिशमेंट देते हैं। तो ये सब कुछ चीजें हैं वो टीचर्स पे डिपेंड करती है कि उनके जो स्टूडेंट्स हैं
वो किस जगह कैसा बिहेव कर रहे हैं। अगर बच्चे को आप पनिशमेंट दे रहे हो तो कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनको पनिशमेंट से कोई खास फर्क भी नहीं पड़ता है, वो एक बार पनिशमेंट लेंगे, नेक्स्ट टाइम वापस वैसी गलती करते हैं। तो पनिशमेंट अगर ना हो तो उसके और भी अलग अलग तरीके होते हैं। अगर हमें बच्चों में इम्प्रूवमेंट करना है तो पनिशमेंट, और एक होता है प्राइज। कि अगर मान लो कोई बच्चा क्लासरूम में बहुत ज्यादा अच्छे से पेश आ रहा है, अच्छे से डिसिप्लिन तरीके में रहता है, तो अगर आप उस स्टूडेंट को अगर आप प्रेज करोगे, उसको आगे बुला के अगर आप उसको कोई प्राइज वगैरह दोगे, तो उससे बाकी के स्टूडेंट सेल्फ मोटिवेट हो जाते हैं। तो प्रेज या फिर पनिशमेंट, ये दो तरीके चलते रहते हैं। और आजकल जो है पनिशमेंट का जो टाइम है वो रहा नहीं है। आजकल स्कूलों में पनिशमेंट है वो धीरे धीरे खत्म होती जा रही है, बिकॉज आजकल के टाइम में पेरेंट्स है वो ज्यादा सेंसिटिव हो गए हैं, बच्चे ज्यादा सेंसिटिव हो गए हैं। तो पहले के समय चलता था पनिशमेंट का दौर ज्यादा होता था कि बच्चा अगर गलती करता है तो उसमें पनिशमेंट ज्यादा दो। आज के टाइम में पनिशमेंट है वो टीचर्स भी नहीं देते हैं, और ना वो स्टूडेंट रहे हैं जो पनिशमेंट को, या फिर पेरेंट्स रहे हैं जो पनिशमेंट को एक्सेप्ट करते हैं। क्योंकि टीचर अगर किसी बच्चे को पनिशमेंट दे भी रहा है तो उसमें उसका खुद का कोई फायदा नहीं है, या उसको कोई मजा नहीं आएगा पनिशमेंट देने में। पनिशमेंट इसीलिए दी जाती है कि ताकि बच्चा है वो अपने आप को इम्प्रूव कर सके और इन फ्यूचर वो आगे वापस गलतियां ना रिपीट करे। इसलिए पनिशमेंट के तौर पे उसको थोड़ी बहुत अगर उसको एक दो थप्पड़ लगाते हैं तो ये चीजें पेरेंट्स को भी समझनी चाहिए। कोई सोशल मीडिया के बारे में, जैसे कि सोशल मीडिया पे जो कंटेंट है उसके बारे में। सोशल मीडिया पे कंटेंट तो देखो आजकल बहुत कंटेंट की भरमार है। जैसा कंटेंट आप चाहोगे वैसा कंटेंट सोशल मीडिया पे हमें मिलता है। अब ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम कैसा कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं। कई बच्चे अपने ऊपर सेल्फ कंट्रोल नहीं कर पाते, तो सेल्फ कंट्रोल के लिए स्टूडेंट्स, बच्चों को सेल्फ कंट्रोल नहीं हो रहा है तो मैं इसकी वजह मेन, जो बच्चों को अगर कंट्रोल करना है तो इसका मेन जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो पेरेंट्स के ऊपर होती है। बिकॉज जैसे स्कूल में अगर हम बात करें तो स्कूल में बच्चा मोबाइल यूज नहीं करता है। अब वो अगर बच्चा घर में मोबाइल यूज कर रहा है, तो अगर मान लो बच्चा छोटा है 7-8 साल का है, तो बच्चे आप एज ए पेरेंट्स अगर आप अपना मोबाइल उसको यूज करने दे रहे हो तो आप अपने मोबाइल में एज रेस्ट्रिक्टेड कंटेंट है वही अलाउ करें। या फिर बच्चा आपका गेम्स ज्यादा खेल रहा है तो उसको मॉनिटरिंग पेरेंट्स को करनी पड़ेगी कि बच्चा है वो स्क्रीनिंग जो कर रहा है उसमें एक्चुअली में वो कर क्या रहा है, यूज क्या कर रहा है, कोई एजुकेशनल पर्पज से उसको यूज कर रहा है या फिर टाइम पास के लिए यूज कर रहा है। तो कंटेंट तो सोशल मीडिया पे, इंटरनेट पे आपको बहुत सारा मिलेगा, क्योंकि आजकल यूट्यूब है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, उस पर अनलिमिटेड कंटेंट आपको देखने को मिल सकता है। आप जैसा कंटेंट आप चाहोगे वैसा आपको कंटेंट मिलता है। तो आपके फ्यूचर के लिए और मतलब पर्सनल लाइफ के लिए और एजुकेशन लाइफ के लिए कौन से फ्यूचर गोल्स एंड प्लान्स हैं? मेरे पर्सनल गोल्स की अगर मैं बात करूँ तो टीचिंग करियर में मुझे आगे बढ़ना है। फॉर एग्जांपल अभी मैं अगर स्कूल के स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा हूँ तो इन फ्यूचर मैं चाहूँगा कि कॉलेज स्टूडेंट्स को पढ़ाऊँ, एक प्रोफेसर बनूँ। और आप एजुकेशनल फील्ड में क्या बदलाव चाहते हैं मेरे से, आप ये पूछ रहे हो कि इन फ्यूचर आप क्या बदलाव चाहते हो। तो इन फ्यूचर जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया है कि जो टेक्नोलॉजी का ज़माना है, एआई का ज़माना आ चुका है, और धीरे धीरे आप देखोगे इस फील्ड के अंदर भी वो पहले जैसी बात नहीं रही है। जैसे पहले के ज़माने में हम देखते थे कि बच्चे को सीखने के लिए सिर्फ अगर बहुत पुरानी बात करें तो बच्चे आश्रम में जाके सीखते थे, उसके बाद स्कूल्स बने। अब जो बच्चा है वो घर पे बैठ के अपने रूम में बिस्तर पे बैठा बैठा भी कोई चीज़ें वो यूट्यूब के थ्रू या कोई दूसरे एडटेक प्लेटफॉर्म के थ्रू सीखता है। तो इन फ्यूचर भी टेक्नोलॉजी धीरे धीरे जैसे जैसे प्रोग्रेस करेगी, इंटरनेट ही एक ऐसा जरिया है जिसके थ्रू बच्चा ज्यादा सीखेगा। आज के टाइम में एक टीचर वो नहीं है जो बच्चों को कुछ पढ़ा रहा है, क्योंकि सिर्फ कंटेंट दे रहा है, क्योंकि कंटेंट देने वाला टीचर नहीं है। क्योंकि आजकल कंटेंट तो बच्चे को कहीं से भी मिल जाएगा। एक आज के टाइम में टीचर वाकई में वो टीचर है जो उस बच्चे को जो चीज सिखा रहा है वो उसको लाइफ में अप्लाई करना भी सिखा दें, उसको ये सिखा दें कि जो चीज हमने पिछले 1 घंटे में इस क्लास में जो चीज सीखी है हमने, वो हमारी लाइफ में यूज कहाँ आने वाली है और इससे हमें क्या सीखना चाहिए, वो अगर सीख जाएगा तो बच्चा है वो डेफिनेटली आगे जाके सक्सेसफुल होगा। और फ्यूचर के अंदर धीरे धीरे जो है आई थिंक मुझे लग रहा है कि जो फिजिकल लर्निंग है, क्लासरूम लर्निंग है, वो धीरे धीरे कम होती जाएगी। ऑनलाइन लर्निंग है, वो ऑनलाइन टीचिंग, ऑनलाइन लर्निंग, ये सब कुछ ज़्यादा बढ़ेंगे। और एडटेक प्लेटफॉर्म्स जो है वो ज़्यादा उसमें डेवलपमेंट होगा। हाँ, तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं इंटरेस्टिंग सेगमेंट जो कि है रैपिड फायर। तो चलिए शुरू करते हैं। तो व्हाइट बोर्ड या ब्लैक बोर्ड? ब्लैक बोर्ड।
स्ट्रिक्ट टीचर या फ्रेंडली टीचर? ए कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, बिकॉज कहीं स्ट्रिक्टनेस भी रहती है, दिखानी पड़ती है, और कहीं आपको थोड़ा बहुत सॉफ्ट भी रहना पड़ता है, बिकॉज अगर आप एक ही तरह के बन के रहोगे, एक ही करेक्टर में रहोगे, तो डेफिनेटली ये बेनिफिशियल नहीं रहता है स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि अलग अलग टाइप के स्टूडेंट्स होते हैं। तो किसी के साथ हमें स्ट्रिक्ट भी रहना पड़ सकता है, किसी के साथ हमें फनी वे में भी बात करनी पड़ती है, तो दोनों का एक जो मिक्सचर है वो ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। नॉटी स्टूडेंट और क्वाइट स्टूडेंट? अगेन मैं तो ये बोलूँगा कि नोटी मीन्स अगर आप कोई शरारत कर भी रहा है बच्चा, वो अगर विद इन द सर्कल ऑफ डिसिप्लिन, अगर वो अनुशासन के दायरे में है, तब तक वो ठीक है। लेकिन अगर उससे किसी दूसरे को अगर परेशानी हो रही है, टीचर को परेशानी हो रही है, बाकी बच्चों को अगर परेशानी हो रही है, तो वो डेफिनेटली अच्छा नहीं होगा। उससे अच्छा तो ये होगा कि क्लास है वो क्वाइट रह के सीखें। बोलने के लिए कौन सी लैंग्वेज ज्यादा प्रेफर करते हैं? बोलने के लिए मैं हिंदी ज़्यादा प्रेफर करता हूँ, लेकिन उसमें मिक्स ऑफ, जैसे आजकल बोलते हैं ना इंग्लिश, हिंदी एंड इंग्लिश का जो मिक्स फॉर्म होता है वो ज़्यादा। पेन और पेंसिल? पेन एंड पेंसिल में आई वुड प्रिफर पेंसिल। क्यों? बिकॉज पेंसिल से पेंसिल के लिए एक इरेजर साथ में होता है। हाँ। अगर आपने कोई गलती की है तो उसको हम इरेज करके दोबारा कर सकते हैं। हाँ। मॉर्निंग स्टडिंग और नाइट स्टडिंग? नाइट स्टडी फॉर मी। ज़्यादातर लोगों को ये होता है कि मॉर्निंग स्टडी पसंद होती है, कहा भी जाता है कि मॉर्निंग में पढ़ा हुआ ज़्यादा याद रहता है, लेकिन फॉर मी पर्सनली अगर मैं देखूँ तो मैं पढ़ता रात को ही हूँ। बिकॉज एक तो रात को जो एटमॉस्फेयर है, काफ़ी गांव का एरिया, अपने रूरल एरिया में एटमॉस्फेयर है वो काफ़ी शांत रहता है। क्लास टेस्ट और सरप्राइज टेस्ट? सरप्राइज टेस्ट। एंड रिवॉर्ड सिस्टम और पनिशमेंट सिस्टम? बोथ। बोथ। फ्रंट बेंचर्स और बैक बेंचर्स? फ्रंट बेंचर्स एंड बैक बेंचर्स। अगेन इसमें भी मैं कुछ कह नहीं सकता कि कौन ज़्यादा है, फ्रंट बेंचर या बैक बेंचर, बिकॉज ये तो स्टूडेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कैसा है। अब कोई ऐसा भी नहीं है कि हमेशा हर बैक बेंचर होता है वो बदमाश होता है, और ऐसा भी नहीं है कि हर फ्रंट बेंचर है वो बहुत ज़्यादा इनोसेंट होगा। असेंबली गॉसिप या स्टाफ रूम गॉसिप? स्टाफ रूम गॉसिप। स्टाफ रूम गॉसिप। होमवर्क और प्रोजेक्ट वर्क? प्रोजेक्ट वर्क। इन ग्रुप्स और इंडिविजुअल? व्हाट ग्रुप? मतलब प्रोजेक्ट्स होते हैं ना? ओके, ग्रुप प्रोजेक्ट। डिसिप्लिन और क्रिएटिविटी? ये दोनों साथ भी हो सकते हैं, डिसिप्लिन और क्रिएटिविटी। डॉग कैट? कैट। ओके। एंड टी और कॉफी? डेफिनेटली टी। सिटी और गांव, विलेज? फॉर मी विलेज। तो अब बढ़ते हैं अपने बोनस सेगमेंट पे, जो कि है मिथ बस्टिंग। तो चलिए शुरू करते हैं। टीचिंग लाइन इजी होती है? डेफिनेटली टीचिंग लाइन इजी होती है या नहीं होती, ये टीचर के ऊपर डिपेंड करता है कि अगर आप टीचर जो बने हो, अगर आप बाय प्रोफेशन सिर्फ पैसा कमाने के लिए टीचर बने हो, या फिर आप में वाकई में टीचर बनने की इच्छा थी। अगर कोई सिर्फ जिसका इंटरेस्ट टीचिंग में है, उसके लिए टीचिंग बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, क्योंकि और जो सिर्फ ये सोचता है कि ये तो एक 6 आवर्स की ड्यूटी है, 6 घंटे का काम है, जाके पढ़ा के आना है, उसके लिए टीचिंग उसको ज़रूर मुश्किल लगेगी। क्योंकि टीचिंग लाइफ में आप देखते हो कि आपकी जो मेहनत है वो आपका हार्डवर्क डिसाइड नहीं करता है, बल्कि आपकी मेहनत का सराहना तब होती है जब बच्चे हैं वो अच्छा स्कोर करते हैं। तो टीचिंग लाइफ डेफिनेटली है वो इजी तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन अगर आप बिल्कुल उसी फील्ड में जाने के लिए इंटरेस्टेड हो, तो ये नहीं है कि टीचिंग मुश्किल है, टीचिंग उसके लिए बिल्कुल आसान होगी। टीचर्स भी स्टूडेंट्स से सीखते हैं? बिल्कुल। टीचिंग है वो एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस होती है, और इंसान अपनी लाइफ में हर टाइम किसी ना किसी इंसान से कुछ ना कुछ सीखता रहता है। हाँ। सिर्फ साइंस या मैथ लेने वाले का फ्यूचर सिक्योर होता है? ये भी एक मिथ है कि सिर्फ और साइंस और मैथ वालों का फ्यूचर सिक्योर है। आज के टाइम में अगर आप में कोई ना कोई काबिलियत है किसी तरीके की, तो आप किसी भी फील्ड में अपने आप को सक्सेसफुल बना सकते हैं। टीचर्स को हर वक्त पेशेंस रखनी पड़ती है? बिल्कुल। टीचर को
ना सिर्फ मैं कहूँगा कि क्लासरूम में, बल्कि टीचर को तो अपनी लाइफ में कहीं पर भी प्रेजेंस उसको रखनी पड़ती है। बिकॉज टीचर्स के आप देखोगे कि बहुत सारे स्टूडेंट्स उसको आइडियल मान सकते हैं या उससे कुछ सीखते हैं। तो अगर टीचर के अंदर पेशेंस नहीं है तो समाज के लोग भी कह देते हैं या फिर आसपास के लोग भी कह देते हैं कि तू टीचर है, बच्चों को क्या सिखा रहा है। तो टीचर के लिए मेन मोटो ये, उसका मेन जो है लाइफ में उसको ध्यान रखना पड़ता है, हर जगह उसको पेशेंस के साथ जो है वो बिहेव करना पड़ता है। हाँ, पेरेंट्स हमेशा सही होते हैं? पेरेंट्स हमेशा सही होते हैं नहीं, कई मामले हो सकते हैं जहाँ पे पेरेंट्स से भी गलती हो सकती है। आफ्टर ऑल मतलब वो डिसीजन बनाने में सही होते हैं स्टूडेंट्स? नहीं, पेरेंट्स चाहते यही है, पेरेंट्स कभी भी अपने बच्चों का बुरा नहीं चाहेंगे, वो भला ही चाहते हैं। लेकिन हो सकता है उनके कोई डिसीजन ऐसे हों जो उस समय उनको सही लग रहे हो लेकिन इन फ्यूचर वो गलत साबित हो जाए। तो हमेशा पेरेंट्स सही हो ये बात जरूरी नहीं है। हाँ। तो हमें पेरेंट्स से भी यही है कि एक बार आपको बच्चों की भी जरूर सुननी चाहिए। हो सकता है उनके पास कोई ज्यादा अच्छा तरीका हो, अगर आप किसी मुद्दे पे डिस्कस कर रहे हो तो एक बार सामने वाले यानी जो बच्चे हैं उनकी भी राय जरूर सुननी चाहिए। ओवर स्टडीइंग से बर्नआउट हो सकते हैं? यस, ज्यादा स्टडी से बर्नआउट हो सकते हैं। बिकॉज अगर आप पढ़ रहे हो तो आप सिर्फ फिजिकली नहीं पढ़ रहे हैं आपको। हाँ। अगर आप मेंटली भी उसको कनेक्ट कर पा रहे हो, वही पढ़ाई है, वो आप डेफिनेट उसमें भी उससे आप चीजें वो सीखोगे। तो अगर आप खाली अपने आप को एक स्टडी टेबल पे बिठा के 10-10, 15-15 घंटे अगर आप बैठे हो और लेकिन आपका मन कहीं और है, दिमाग कहीं और चल, तो वो कोई बेनिफिशियल तो है नहीं। तो ओवर स्टडी नहीं करनी है, आपको उतनी स्टडी करनी होती है जितनी देर तक आपका शरीर के साथ साथ आपका दिमाग वो आपका साथ दे। हाँ, गेम्स और फिजिकल एक्टिविटी पढ़ाई जितनी इम्पोर्टेंट? बिल्कुल, गेम्स और फिजिकल एक्टिविटीज हैं वो पढ़ाई के साथ साथ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिकॉज यही जो एक्टिविटीज़ है इनसे हमारा माइंड और बॉडी दोनों फ्रेश होते हैं। हाँ। कितने घंटे पढ़ना चाहिए? वो डिपेंड करता है आपकी लर्निंग कैपेसिटी के ऊपर। किसी की लर्निंग कैपेसिटी अगर कम है तो उसको थोड़ा स्टडी में ज़्यादा टाइम स्पेंड करना पड़ेगा। अगर किसी की लर्निंग कैपेसिटी अच्छी है तो वो कम समय में भी ज़्यादा चीज़ें लर्न कर सकता है। तो ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। ओके। इंग्लिश फ्लुएंसी का मतलब ज़्यादा इंटेलिजेंट नहीं होता? नहीं, इंग्लिश फ्लुएंसी का मतलब ये नहीं है कि अगर किसी की इंग्लिश फ्लुएंट है तो ज़्यादा इंटेलिजेंट है। इंग्लिश देखिए लैंग्वेज है एक, लैंग्वेज तो डिपेंड करता है आप कौन से रीजन में रह रहे हो। अब मान लो आप किसी ऐसे कंट्री में ऐसे जगह रह रहे हो जहाँ की लोकल लैंग्वेज इंग्लिश है तो डेफिनेटली उसकी इंग्लिश फ्लुएंट ही होगी। जैसे अपन जहाँ पे पैदा होते हैं तो हमें अपनी जो मदर टंग है वो हमें आती है, हम बिना किसी मदर टंग तो अपन सिर्फ अपने घर वालों से सीखते हैं, माँ से सीखते हैं, तो उसमें तो हम अपने आप फ्लुएंट हो जाते हैं। तो अगर किसी का जन्म ऐसी जगह हुआ है जहाँ इंग्लिश है, उसकी जो वो मदर टंग है, फॉर एग्जांपल इंडिया में अपन नागालैंड है, केरला में तो मलयालम है, लेकिन कई और दूसरी कंट्रीज हैं जहाँ के मेन जो मदर टंग है कंट्रीज में वहाँ इंग्लिश मेन लैंग्वेज है। तो वहाँ के लोगों की इंग्लिश जरूर ऐसे फ्लुएंट होगी जैसे हमारी है, वो मारवाड़ी है, हिंदी है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि अगर किसी की इंग्लिश फ्लुएंट है तो वो बच्चा या वो इंसान ज्यादा इंटेलिजेंट होगा। आजकल के लोग इंग्लिश से जज करते हैं लोगों को, है ना? इंग्लिश से जज इसलिए करते हैं बिकॉज इंग्लिश ग्लोबल लैंग्वेज बन चुकी है। आप कहीं पे भी जाओ, अगर आप इंडिया से बाहर जाते हो तो लगभग सारी कंट्रीज में आप इंग्लिश में बातचीत करके एक दूसरे से इंटरेक्शन कर सकते हो, क्योंकि हो सकता है उनको आपकी लैंग्वेज ना आए, आपको उनकी लैंग्वेज ना आए, लेकिन एक इंग्लिश जो है वो कॉमन लैंग्वेज बन जाती है। उस कारण से इंग्लिश का जो है वो जरूरी है, वो ज्यादा बन गया है इंग्लिश आना। इसलिए लोग वो इंग्लिश से कंपेयर करते हैं कि इसको इंग्लिश नहीं आ रही। बाकी लैंग्वेज अगर आपको इंग्लिश नहीं आ रही है तो इससे कोई घबराने वाली बात नहीं है या ऐसा अपने आप को इन्फीरियर फील करने वाली बात नहीं है। एक टीचर एक पूरी जिंदगी बदल देता है? बिल्कुल, टीचर के पास वह काबिलियत होती है कि वो किसी इंसान की पूरी जिंदगी बदल सकता है। बिकॉज एक टीचर का काम होता है सिखाना, और अगर बच्चे ने वो चीजें सीख के अपने जीवन में अगर अपनी लाइफ में अप्लाई कर रहा है तो डेफिनेटली उसका लाइफ है वो बदल सकती है, टर्न अराउंड हो सकता है। तो ये बात बिल्कुल सही है कि टीचर है वो किसी की लाइफ को बदल देता है। तो अभी हम लोग बढ़ते हैं हमारे आखिरी सेगमेंट पे जो कि है क्लोजिंग। तो आप हमारे जो भी देख रहे पेरेंट्स, उनको एक एडवाइस दीजिए। पेरेंट्स के बारे में हमने पॉडकास्ट में पहले भी कि
पेरेंट्स को जो है वो सिर्फ और सिर्फ बच्चों के मार्क्स को जज देख करके बच्चों को जज नहीं करना चाहिए कि अगर किसी बच्चे के मार्क्स कम है इसका मतलब आपका बच्चा है वो थोड़ा लाइफ में सक्सेस नहीं होगा, या मार्क्स ज्यादा है तो वो डेफिनेटली सक्सेस हो ही जाएगा। ऐसी बात नहीं है। आपको बच्चे के अंदर मेन चीजें हैं वो है उसका बिहेवियर कैसा है, उसके अंदर लोग बड़े लोगों को या अपने से बड़ों को कितनी रेस्पेक्ट कर रहा है, कितना ज्यादा डिसिप्लिन में रह रहा है, उसको ये जो संस्कार है वो ज्यादा देने जरूरी है। और मार्क्स जरूरी है लेकिन इतने भी जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ मार्क्स के बेसिस पे उनको जज कर लें। मार्क्स तो हो सकता है कि इस टेस्ट में ना आए हो, इस एग्जाम में नहीं हो, अगली बार आ जाएंगे। तो मार्क्स जो है वो तो कभी भी लाइफ में आगे जाके इम्प्रूव किए जा सकते हैं। लेकिन ये जो एज है बच्चों की एज, ज्यादातर स्टूडेंट्स जो होते हैं स्कूल के वो 18 साल की उम्र से पहले तक के होते हैं। तो इस एज के अंदर अगर आपने बच्चों को कुछ मॉरल वैल्यूज अगर सिखा दी तो वो उसके लाइफ लॉन्ग काम जरूर आएगी। तो अभी जो स्टूडेंट्स हमारा वीडियो देख रहे हैं उनके लिए कोई एडवाइस? स्टूडेंट्स के लिए एडवाइस ये है कि जब भी आप पढ़ाई कर रहे हैं तो उस समय आप केवल पढ़ाई, क्योंकि आज का टाइम जो है वो मोबाइल्स का जमाना है। उसमें क्या होता है आप पढ़ने बैठे हो लेकिन डिस्ट्रैक्शंस बहुत होते हैं। आपने 5 मिनट पढ़ाई की और फिर 5 मिनट मोबाइल देखते हो तो वो पढ़ाई आपके कहीं काम नहीं आएगी। जितनी देर आप जो काम कर रहे हो उस समय पर सिर्फ आपको वही काम करना चाहिए। अगर आप पढ़ रहे हो तो सिर्फ पढ़ाई करो, खेल रहे हो तो सिर्फ खेलो। और दूसरी चीज, अगर आप लाइफ में आगे बढ़ना चाहो, डेफिनेटली आप बढ़ना चाहते हो, तो आपको अपने से बड़ों का, टीचर्स का, पेरेंट्स का, सबका आपको आदर करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए और उनकी रेस्पेक्ट करनी चाहिए। हाँ, और जो टीचर्स हमारे वीडियो देख रहे हैं उनके लिए कोई एडवाइस? टीचर्स के लिए तो क्या एडवाइस है, बिकॉज टीचर तो एक ऐसा प्रोफेशन होता है जो खुद दूसरों को सिखाता है। तो टीचर्स के लिए तो मैं ये कहना चाहूंगा कि हमें अपनी जो ड्यूटी है वो बिल्कुल पूरे अच्छे तरीके से निभानी है और एक भविष्य के अंदर एक अच्छा नागरिक बनने के लिए हमारा जितना कर्तव्य होता है उससे ज्यादा किसी और का नहीं होता है। तो हमें डेफिनेटली एक अच्छे टीचर के तौर पर बच्चों के भविष्य को सुधारने के लिए हमें उनके साथ कदम से कदम मिला के आगे बढ़ना है। तो हमारे आने वाला जो नया सेशन है उसके लिए कोई एडवाइस बच्चों को? नए सेशन के लिए मेरे बच्चों को यही एडवाइस है कि पिछले साल तक आपने जो भी सीखा है उसको आगे कैरी फॉरवर्ड करना। आपको ऐसा नहीं करना है कि जो पीछे के सालों में जो चीजें सीखी है उनको पूरा भुलाकर आप आगे बढ़ो। जो भी आपने अच्छी चीजें सीखी है, जो भी आपने कुछ ना कुछ नया सीखा है, उसको आप आगे अपनी लाइफ में जरूर इम्प्लीमेंट करें। और सेकेंड चीज, सिर्फ और सिर्फ अगर आपका रिजल्ट किसी का खराब रहा है तो उसको दिमाग से निकाल के एक नई शुरुआत करें, जिसके अंदर आपको पूरा मन से इस साल के लिए आपको वापस से फिर से कोशिश करनी है। और इस साल अपने आप से वादा कीजिए, अपने आप से संकल्प लीजिए कि इस साल का जो रिजल्ट है वो पिछले साल से कहीं बेहतर हम जरूर लेके आए। तो आपका क्या अभी रिव्यू है जो अभी पॉडकास्ट लिया आपसे? इस पॉडकास्ट में काफी अच्छा लगा मेरे को। ये मेरी लाइफ का पहला पॉडकास्ट था, इससे पहले मैंने कोई पॉडकास्ट में नहीं गया हूँ, तो काफी अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। तो थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। सो स्टे ट्यून्ड फॉर मोर अपडेट्स। तब तक के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड टेक केयर।